हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सीजीएल के खोट्ठा स्पेशल में आज हम लोग साहित्य की अन्य विधाएँ जो सिलेबस में हम लोग का दिया हुआ है, साहित्य की अन्य विधाएँ जैसे कि यात्रा वृत्तांत हो गया, संस्मरण हो गया, शब्द चित्र हो गया और जीवनी हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और ये सिलेबस में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलेबस में सेम टू सेम लिखा हुआ है कि साहित्य की अन्य विधाएँ आपको पढ़ना है। और हम लोग चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साहित्य की अन्य विधाएँ, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें आपका संस्मरण शामिल होता है, यात्रा वृत्तांत शामिल होता है, शब्द चित्र शामिल होता है और जीवनी साहित्य। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संस्मरण क्या होता है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जीवनी साहित्य क्या होता है, शब्द चित्र क्या होता है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि संस्मरण। तो संस्मरण को क्या बोलते हैं खोट्ठा में, इसको मनपरवा लेख भी बोलते हैं खोट्ठा में, ठीक है। और जीवनी साहित्य, ये दोनों के बारे में। तो संस्मरण जो है ये किससे बना हुआ है, ये सम्यक स्मरण शब्द से बना है। और इसमें क्या होता है कि जो भी हम कहीं पे जाते हैं तो जो भी हमारा स्मृति होता है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क में जो स्मृति होता है उसके आधार पर आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत या यात्रा, संस्मरण आदि, ये सभी क्या है, संस्मरण आदि साहित्य के रूप में लिखे जाते हैं। यानी कि जो भी है ये सब साहित्य का ही एक रूप है, ठीक है। जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया या यात्रा वृत्तांत हो गया। व्यापक रूप में संस्मरण साहित्य रूप आत्मकथा के अंतर्गत आता है। जो संस्मरण साहित्य है वो क्या है, वो आत्मकथा का के ही अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें एक डिफरेंस होता है। दो तरह से इसको देख सकते हैं हम लोग डिफरेंस को, कि जो आत्मकथा होता है, आत्मकथा में क्या होता है, लेखक का मुख्य पात्र लेखक स्वयं होता है। यानी कि जैसे कोई लेखक है, कुछ लिख रहा है तो उसमें जो पात्र को दिखा रहा है, ठीक है, तो वो पात्र कौन होता है, लेखक स्वयं होता है। यानी वो अपने आप को सेंटर पे रख के वो कहानी को बताता है या फिर जो भी लेख वो है वो उसको लिखता है। यानी लेखक जो होता है वो स्वयं मुख्य पात्र होता है, इसे आप याद रखना है आपको। और उसका उद्देश्य अपने जीवन रचित को लिखना होता है, ठीक है। आत्मकथा का लेखक अपने समय की घटनाओं, ठीक है, आत्मकथा का लेखक अपने समय की घटनाओं जो लेखक को प्रभावित करती है, ठीक है, कोई भी ऐसी घटना जो लेखक को प्रभावित करती है वो उसका क्या करता है, वर्णन करता है। और इसके अतिरिक्त संस्मरणकार क्या करता है, अपने समय को इतिहास लिखना चाहता है, यानी कि अपने समय का इतिहास लिखना चाहता है, किंतु इतिहास की, ठीक है। अब इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना, इसमें जो मेन चीज़ है आपको मैं उसको दिखाता हूँ। देखिए संस्मरण की एक खासियत क्या है कि जो लेखक स्वयं जो देखता है, जिसका वो स्वयं अनुभव करता है, ठीक है, यानी कि जो देखता है, जो अनुभव करता है, उसी का वो वर्णन करता है, ठीक है। और इस प्रकार की जो शैली होती है, यानी संस्मरण की शैली जो होती है वो जो हमारा जो निबंध होता है उसके करीब होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि संस्मरण होता क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि जो लेखक दिखता है उसको स्वयं अनुभव करता है, उसी का वो वर्णन करता है। देखिए अगर लेखक, यहाँ पे एक छोटा सा एक अंतर लिखा गया है कि संस्मरणकार अगर अपने आप को केंद्र में रखता है, ठीक है, अपने आप को केंद्र में रखकर आत्मकथा अगर अपने आप को केंद्र में रखता है तो वो क्या होता है, किसके निकट होता है, आत्मकथा के निकट होता है। और जब
किसी चीज़ को वो देखता है और अनुभव करता है तो फिर वो किसके निकट हो जाता है, वो निबंध के निकट हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये आपको एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि संस्मरण होता क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद जैसे यात्रा साहित्य होता है। ठीक है, जैसे यात्रा साहित्य को यात्रा संस्मरण या फिर यात्रा वृत्तांत आदि भी कहते हैं। यानी कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है, यानी कि जैसे कोई लेखक है, वो कहीं पे घूमने के लिए गया तो उसने क्या क्या चीज़ को देखा, किस चीज़ को अनुभव किया, वो उस यात्रा के बारे में वो जानकारी देता है और अपने पाठकों को, और उससे संबंधित जो भी चीज़ें लिखता है वो क्या हो गया, यात्रा वृत्तांत। अपनी वृत्तांत को बताता है। कैसी वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। यात्रा में उसने क्या चीज़ देखा, कहाँ कहाँ गया, उसके बारे में वो बताता है। तो संस्मरण और यात्रा वृत्तांत में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एक बार संक्षेप में बता दूं, संस्मरण वो होता है जो लेखक अनुभव करता है, और उसको दो प्रकार से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जैसे जो अनुभव करता है, देखता है, उसको लिखता है तो वो निबंध के निकट होता है। लेकिन उसको अगर क्या करता है, वो अपने आप को केंद्र में रख कर लिखता है तो वो आत्मकथा के निकट होता है। यहाँ पे देखिए, संक्षेप में जब लेखक अपने जीवन काल में अपना आत्मवृत्त अथवा कथा लिखता है, जब लेखक अपने जीवन काल में अपने बारे में अपना कथा लिखता है तो वो क्या होता है, आत्मकथा होता है। ठीक है, जब अपने बारे में लेखक लिखता है तो वो क्या होता कहलाता है, वो आत्मकथा कहलाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है, ठीक है, चाहे वो जिसके बारे में लिख रहा होता है उसकी मृत्यु के उपरांत लिखी जाती है। ठीक है, ये दो तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो आत्मकथा होता है वो आत्मकथा दो तरह से, या तो लेखक अपने बारे में लिखता है, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है। ठीक है, अब देखिए, एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। जैसे आत्मकथा में क्या होता है कि आत्मकथा में लेखक अपने बारे में लिखता है, और एक होता है जीवनी। जीवनी में क्या होता है, लेखक किसी और के बारे में लिखता है। ठीक है, आत्मकथा में अपने बारे में लिखता है, और जीवनी में क्या होता है, किसी के मृत्यु के उपरांत वह दूसरे के बारे में लिखता है, वो क्या कहलाता है, जीवनी कहलाता है। ठीक है, आत्मकथा में अपने बारे में, और जीवनी में क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखता है, वो भी कब, जब उसकी मृत्यु हो जाती होती है उसके बाद। ये जो विधा है, यानी कि ये जो लेखन शैली है, इसका प्रारंभ कब हुआ था, 80 के दशक में हुआ था। और खोट्ठा संस्मरण है उसके दो भाग है, जैसे एक फुटकर और एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि जो खोट्ठा संस्मरण है उसके दो रूप पाए जाते हैं, एक फुटकर और एक स्वतंत्र रूप में। ठीक है, खोट्ठा साहित्य में सबसे पहला जो खोट्ठा गद्य पद संग्रह था। ठीक है, खोट्ठा संस्मरण साहित्य सबसे पहले खोट्ठा गद्य पद संग्रह इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम की खोट्ठा पुस्तक 1988 से 1989 में छपा दिखाई पड़ता है। यानी कि ये कब छपा था, पहली बार
1988 से 1989 के बीच में छपा था। किसमें देखा गया था ये? इंटरमीडिएट का जो पाठ्यक्रम है यानी इंटर का जो खोट्ठा सिलेबस है उसमें, और किस पुस्तक में? खोट्ठा गद्य पद संग्रह में। ठीक है, तो यहाँ पहली बार संस्मरण जो है वो कहाँ देखा गया है? इंटरमीडिएट के खोट्ठा सिलेबस में, गद्य पद संग्रह में। ठीक है, इस पुस्तक में इस विधा का सबसे पहला रचना, और जो इंटरमीडिएट में जो दिया गया है उसमें जो पहला रचना है वो क्या है? यहाँ पे देखिए, शांति भारत के द्वारा लिखा गया, शांति भारत के द्वारा लिखा गया बोरवा अड्डाक अखई बोर। ठीक है, ये पहला जो रचना है वो किसका है? शांति भारत का। तो आपको पूछा जा सकता है कि बोरवा अड्डाक अखई बोर किसकी रचना है? तो शांति भारत की रचना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो इंटर के जो सिलेबस में देखा जाता है संस्मरण के रूप में, वो क्या है? गोविंद महतो जंगली, यानी गोविंद महतो जंगली नाम है लेखक का, उनके द्वारा लिखा गया क्या है? उड़ गेलई फुलवा रही गेलई बाँस। ठीक है, यानी फूल उड़ गया और बाँस रह गया। ये जो संस्मरण है किसके द्वारा लिखा गया है? गोविंद महतो के द्वारा। लुआठी पत्रिका के प्रकाशन के बाद इस विधा में गति आई, जिसमें लगातार संस्मरण छपने लगे। जब से लुआठी पत्रिका आई उसके बाद से इस विधा का जो संस्मरण है वो छपने लगा, और लुआठी में जो संस्मरण छपा है उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है। जैसे देखिए, जो हंसमुख लोक कवि तितकी राय, ये लुआठी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। हंसमुख लोक कवि तितकी राय, इसके लेखक कौन है? जनार्दन गोस्वामी व्यथित, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 2001 में हुआ था लुआठी पत्रिका में। दूसरा जो था मने परे आवल खेड़ाई अदपूर्वा जात्रा, ये पंचम महतो जी की है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 2004 में हुआ था, और ये पुस्तक मतलब ये भी लुआठी पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है उजड़ल खोंधा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? जनार्दन गोस्वामी व्यथित, यानी कि जो जनार्दन गोस्वामी उनकी दो लेख हो गए, एक हंसमुख लोक कवि तितकी राय, ठीक है, और दूसरा उजड़ल खोंधा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो है खोट्ठा साहित्यिक पुरोधा पानोरी जी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ दसुंधी राज, और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये भी लुआठी पत्रिका में ही आया था। ठीक है, उसके बाद है उभयनिष्ठ विचारक लोक पानोरी जी, ये भी दोनों जो है ये शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया था। ये विश्वनाथ दसोंधी, ये दोनों जो खोट्ठा भाषा साहित्य के पुरोधा कहे जाते हैं, श्रीनिवास पानोरी जी, उनके ऊपर लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो बिशुनपुरेक दुर्गा पूजा उजड़ खोंदा का ही पार्ट है ये, और इसके जो लेखक हैं वो भी कौन है? जनार्दन गोस्वामी व्यथित, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बोरवड्डाक अखई बोर शांति भारत के द्वारा जो लिखा गया था उसके बारे में जानेंगे, क्या है इसमें। तो बोरवड्डाक अखई बोर यानी कि बरवड्डा ये जगह का नाम है जो कि धनबाद में है, चूँकि जो पानोरी जी थे उनका जन्म स्थान बरवड्डा था, तो उसी के बारे में लिखा गया था शांति भारत ने। शांति भारत तथा खोट्ठा शिष्ट साहित्य के जनक श्रीनिवास पानोरी जी के साथ कई भेंट वार्ताओं का बहुत ही अच्छा विवरण, मतलब ये जो संस्मरण है, इस संस्मरण में शांति भारत और श्रीनिवास पानोरी जी के बीच जो वार्तालाप हुए, जो भेंट हुए, उसके बारे में इसमें विवरण दिया गया है। शांति भारत जी शिवनाथ प्रमाणिक
एवं बंसीलाल बंसी के साथ। 3 लोग थे, शांति भारत, विश्वनाथ शिवनाथ प्रामाणिक और बंसीलाल बंसी। ये तीनों पानूरी जी के साथ पास मिलने के लिए गए थे 1985 में। कहाँ पे गए थे? बरवड्डा, यानी बरवड्डा। उसी से संबंधित ये संस्मरण लिखा गया है। कई मुलाकातों का अत्यंत भावपूर्ण एवं प्रवाह के साथ वर्णन है। पानूरी जी के साथ मुलाकात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बरवड्डा अखई बोर के बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन होगा, उसको देख लेते हैं पहले। जिसे देखिए, एक मिनट, इसका क्वेश्चन नहीं दिया गया है, इसका देखते हैं पहले। नेक्स्ट अभी ये देखते हैं, ये पहले उजरल खोंदा। देखिए जैसे से क्वेश्चन किया हुआ उसके अनुसार आपको मैं यहाँ पहले बताता हूँ। देखिए उजरल खोंदा, ये उजरल खोंदा जो है, ठीक है, उजरल खोंदा, इसके बारे में इसके जो लेखक हैं वो कौन है? जनार्दन गोस्वामी व्यक्तिगत, इनके द्वारा लिखा गया था। और सबसे पहले उजरल खोंदा, खोंदा का मतलब क्या होता है? घोंसला होता है। ठीक है, उजड़ल मतलब क्या होता है? उजड़ गया, मतलब किसी चिड़िया का घोंसला है वो अगर उजड़ गया तो उसी का मतलब क्या हो गया? उजड़ल खोंदा। ये लेखक ने कब लिखा था? तो ये जब बोकारो में जब स्टील प्लांट लग रहा था तो उस समय में क्या हुआ था, बहुत से लोगों को विस्थापित कर दिया गया था। उसी से रिलेटेड ये संस्मरण है। ये एक उच्च कोटि का संस्मरण है। वर्तमान बोकारो स्टील सिटी कारखाना की स्थापना के क्रम में हुए विस्थापन और उस विस्थापन से उपजे दर्द एवं त्रासदी स्थिति को केंद्र में रखकर इस संस्मरण की रचना की गई है। चूँकि संस्मरण स्वयं विस्थापित हुए, यानी कि जो लेखक हैं जनार्दन गोस्वामी वो भी विस्थापित हुए थे, इसलिए इस विस्थापन का दर्द उन्होंने भोगा है और उसे महसूस किया है। ठीक है, और जिस कारण से संस्मरण जो है ये काफ़ी सजीव दिखता है और इस तरह की शैली की दृष्टि से ये संस्मरण संस्मरणात्मक निबंध के निकट है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि वो संस्मरण जिसमें लेखक खुद स्वयं देखता है, उसको अनुभव करता है, तो वो निबंध के निकट होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो शैली है वो निबंध के निकट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका जो कई अंश है, पुस्तक में छपने से पूर्व इसके कई अंश लुआठी पत्रिका के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हो चुके थे। इसका जो शीर्षक है वो क्या है? उजरल खोंदा, एक खोटा लिया, एक खोंदा होगा। ठीक है, उजरल खोंदा, जिसका अर्थ क्या है? उजड़ा हुआ घोंसला या फिर उजड़ा आशियाना। इसके लेखक कौन है? जनार्दन गोस्वामी व्यथित, यहाँ पे व्यक्ति लिखा, व्यथित उनको कहा जाता है। ये बालडी के रहने वाले, बालडी खोट्टा कमेटी के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। फिर कब प्रकाशन हुआ था? 2013 में हुआ था, बालडी खोट्टा कमेटी के द्वारा। प्रकाशन से पूर्व लुआठी पत्रिका के 17वें अंक में छपा था। कब? 2006 में, और तब से ये नियमित रूप से प्रकाशित होता आ रहा है। अब देखिए इसके बारे में फिर डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है कि उजरल खोंदा के पूर्व इसी विषय को आधार बनाकर माराफारी नामक खंड, काव्य खंड लिखा गया था। यानी कि इसी को आधार बनाकर एक माराफारी नाम से एक काव्य लिखा गया था। और लुआठी के जो संपादक हैं वो गिरधारी गोस्वामी के आग्रह पर उजरल खोंदा की रचना लेखक ने की। यानी कि
जो गिरधारी गोस्वामी हैं उनके रिक्वेस्ट पे लेखक ने उज्जवल खोंधा नामक रचना की थी और बोकारो स्टील सिटी की स्थापना माराफारी नामक गांव यानी बोकारो स्टील सिटी जो है उसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? माराफारी नामक गांव और उसके इर्द गिर्द बसे 85 गांवों को विस्थापित करके की गई थी। यानी कि जो बोकारो स्टील सिटी बसा है उसमें कितने गांवों को विस्थापित किया गया था? 85 गांवों को विस्थापित किया गया था। उसमें से 60 गांव जो थे वो पूर्ण रूप से विस्थापित हो गए थे और 25 गांव जो है आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत 1894 उसके तहत 10 अगस्त 1956 को माराफारी गांव एवं उसके आसपास 88 गांवों की भूमि अधिग्रहण का नोटिस दिया गया था। यानी कि जो 88 गांव थे उनको नोटिस दिया गया था किसके तहत? लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत। ठीक है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? उसमें बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह और देश के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इन दोनों के प्रयास से ये कारखाना स्थापित हुआ था। जो भूमि की नापी है वो कब शुरू हुई थी? 1960-61 में शुरू हुआ और 24 अगस्त 1962 को वो ख़त्म हुआ। जो अधिग्रहित भूमि थी वो 4 प्रकार की थी। ठीक है, 4 प्रकार की भूमि थी। जैसे एक तो पहला जो था वो 1 नंबर बहियार खेत। ठीक है, जिसका जो दर था वो 3,000 रुपये प्रति एकड़ था। दूसरा था कनारी खेत। देखिए, बहियार खेत वो होता है जिसमें सालों भर मतलब जो बरसात के समय जब फसल लगता है, धान की खेती होती है, उसमें हमेशा पानी होता है। ठीक है, मतलब वो समझ सकते हैं जिसमें पानी ज़्यादा होता है खेत में। ठीक है, लगातार उसमें पानी बहते रहता है, तो वो बहियार खेत होता है। उसके बाद जैसे अगर इसको 3 लेयर पे अगर बांट दे, ठीक है, जैसे ये इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, ये इसमें लगातार पानी बह रहा है, तो ये सबसे निचले स्तर पे होता है। इससे थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है ये, जिसको कनारी बोलते हैं। और इससे भी ऊंचाई पे होता है कौन? ये जो बायद खेत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबका रेट दिया गया है कि जो बहियार खेत था वो 3,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से दिया गया था और दूसरा जो कनारी था वो 2,000 रुपये प्रति एकड़ के साथ, और जो बायद खेत था वो 1,500 रुपये प्रति एकड़, और जो टाड़ था यानी कि टाड़ जो था यानी कि जो मैदान था वो 400 रुपये प्रति एकड़ की दर से। ठीक है, सरकारी अधिकारी और रैयतों को प्रतिनिधियों से वार्ता को लेकर नेगोशिएशन वार्ता हुआ था, यानी कि नेगोशिएशन हुआ था सरकारी अधिकारी और विस्थापितों के द्वारा। और विस्थापित की ओर से जो कसमार निवासी DK चौबे जो वकील थे हजारीबाग के, और जो लेखक हैं जनार्दन गोस्वामी, कलवरी मुखिया जगदीश महतो, यानी कलवरी के जो मुखिया थे जगदीश महतो, फिर बेरमो की विधायक विंदेश्वरी दुबे, ये सब थे। तो विस्थापित के पक्ष में कौन कौन थे? DK चौबे, उसके बाद कसमार निवासी DK चौबे, हजारीबाग के जो वकील थे, फिर लेखक थे जनार्दन गोस्वामी, फिर जगदीश महतो, फिर तत्कालीन विधायक विंदेश्वरी दुबे, उसके बाद माराफारी विपुन के जमींदार सयूर प्रसाद सिंह। ठीक है, क्योंकि उन्हीं की जमींदारी के अंतर्गत वो आता था। अब हम लोग पहले अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके,
देख लेते हैं आप। और बिशुनपुर में दुर्गा पूजा होती थी और दुर्गा प्रतिमा भी बनाई जाती थी। माराफारी में चलन देवी की पूजा होती थी, जिसमें काली पटियर यानी मादा बकरी और काड़ा बलि होती थी। पटियर का श्रृंगार बलि से पहले जमींदार घर की महिलाएं करती थीं। ठूस ठाई दाहट में मेला लगता था। ठीक है, बिशुनपुर के जमींदार ने स्वेच्छा से अपना मकान कोठी नहीं हटाया, फलस्वरूप प्रशासन ने जबरदस्ती हटवा दिया। उजरेल खोंधा संस्मरण शिवनाथ परमानी ने जो उजरेल खोंधा संस्मरण है उसको शिवनाथ परमानिक ने महागाथा कहा है। और संस्मरण में कुछ स्मरणीय वाक्य कहे गए थे, जैसे माटी के लौकेक बहुत लागल हलई, माटी से निजगी यहाँ पे जिंदगी होना चाहिए था, निजगी चल हलई, बिना माटी गावे लौकेक निजगी सुना सुना है। ठीक है, बीएसएल सेक्टर में अपन कर्मचारी लेल सब रकम सुविधा मकीन विस्थापित खातिर कोनो नाय देल जाए से विस्थापित मानुष नाय गडर भेड़ी के दल लागई। ठीक है, मतलब जो बीएसएल में काम कर रहे हैं उसको सब तरह का सुविधा मिल रहा है, लेकिन जो विस्थापित है उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई थी। अब देखिए वो जो उजरल खोंधा है उससे संबंधित एमसीक्यू है। उजरल खोंधा शीर्षक के सही माने छाटा। तो उजरल खोंधा का मतलब क्या होता है? उजरल घोंसला, उजर घोंसला, उजाड़ भेल बारी या उजाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उजरल घोंसला। उजरल खोंधा कैसन साहित्य के रूप है कई? ठीक है, ये कैसा साहित्य का रूप है? आत्मकथा, जीवनी, शब्द चित्र या फिर संस्मरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्मरण, ऑप्शन डी। उजरल खोंधा नामक किताब के सही प्रकाशन बरस छाटा, यानी ये कब प्रकाशित हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000, 2013, 2006 या 2004। दोस्तों इसका आंसर इसमें गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2007 होना चाहिए। ठीक है, आप कोई सा भी मान लीजिए, 2007 मान लीजिए, तो ऑप्शन ए इस तरह से मान सकते हैं 2007। इसका जो प्रकाशन था वह 2007 हुआ था। उजरल खोंधा संस्मरण के लेखक के होगा, यहाँ पे लेखक के सही नाम बतावा। कैलाश महतो व्यतीत, जनार्दन गोस्वामी व्यतीत, गिरधारी गोस्वामी या फिर अनिल गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जनार्दन गोस्वामी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। उजरल खोंधा लेख किताब रूपे छपे कागू कहाँ छपल हले? किस में छपा था किताब छपने से पहले? तो ये कब छपा था? ये लुआठी पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। कब? 2006 में। और ये स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 2007 में आया था प्रकाशन, यानी लुआठी पत्रिका में। उसके बाद नेक्स्ट है, उजरल खोंधा संस्मरण लिखे आगू यह विषय कौन काव्य रचना व्यतीत जी करल हल थे? यानी कि जो उजरल खोंधा है उससे पहले उन्होंने क्या लिखा था? बोकारो काव्य, माराफारी प्रबंध काव्य, डिंडाक डोबानी या रुसल पुटुस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माराफारी काव्य प्रबंध काव्य, ये इन्होंने लिखा था। फिर जब शिवनाथ परमानिक जी ने उनको कहा, रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप इसके बारे में संस्मरण लिखें, तो फिर उन्होंने उजरल खोंधा संस्मरण लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील सिटी कौन ठाव में बनल है? कहाँ पे बना है ये? माराफारी गाँव में, धनबादी, कसमार, चास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माराफारी गांव के पास बना था। बोकारो स्टील सिटी स्थापना के कतेक गांव विस्थापित भेलई? यानी कि कब कितने गांव विस्थापित हुए थे बोकारो स्टील सिटी के निर्माण में, यानी जो सेल बना उसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 गाँव। इसमें जो 60 गाँव थे वो पूर्ण रूप से विस्थापित हुए थे और 25 गाँव जो थे वो आंशिक रूप से विस्थापित हुए थे या प्रभावित हुए थे। बोकारो स्टील सिटी स्थापना बेरा
बिहार के मुख्यमंत्री है के हलई? तो कौन थे मुख्यमंत्री? बिंदेश्वरी दुबे, महामाया प्रसाद सिंह, श्री कृष्ण सिंह, के बी सहाय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट स्थापना बेराक दशक प्रधानमंत्री के हलई? उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बछरे बोकारो स्टील सिटी स्थापना खातिर भूमि अधिग्रहण के नोटिस देले हलई? तो कब दिया गया था? 1960 में दिया गया था। ठीक है, नोटिस 1960 में दिया गया था। ये 1960 नहीं होगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 को नोटिस दिया गया था। बोकारो स्टील सिटी संस्थापनक बेरासह क्षेत्रीय विधायक के नाम छाटा, यानी कि उस समय के विधायक कौन थे? श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, विंदेश्वरी दुबे, बाटुल महतो या फिर अकलू महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंदेश्वरी दुबे, उस समय के तत्कालीन विधायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार और विस्थापित के मध्य भेल नेगोशिएशन में के हला, यानी कि कौन कौन लोग नेगोशिएशन में शामिल थे? जनार्दन गोस्वामी यानी जो लेखक हैं वो, डी.के. चौबे वकील, मुखिया जी, कलू हो गया में कलुअरी, ठीक है, कलुअरी, मुखिया जगदीश महतो या फिर सभे। तो इसमें कौन थे? जनार्दन गोस्वामी भी थे, ये जो हजारीबाग के वकील डी.के. चौबे भी थे, जगदीश महतो भी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशनपुर एक बोकारो स्टील सिटी स्थापना बेरा के हला? ठीक है, जो बिशनपुर है उसके जमींदार कौन थे जब बोकारो स्टील सिटी की स्थापना हो रही थी? सरयू प्रसाद सिंह, सत्यदेव प्रसाद सिंह, सूर्य नारायण सिंह राठौर या राम नारायण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरयू प्रसाद सिंह। बिशुनपुर एक कौन पर्व बेसी धूमधाम से मनावल जा है? बिशुनपुर में कौन सा मेला धूमधाम से मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजरल खोंधा, ठीक है, उजरल खोंधा संस्मरण के शिवनाथ परमानिक की नामे प्रशंसा करल हती, ठीक है। तो इसको किस नाम से उन्होंने प्रशंसा किया है इन्होंने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? महागाथा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों ये 33 मिनट का वीडियो हो गया है और अगर आगे फिर करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे इसको कुछ पार्ट को, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन सिर्फ करना है या फिर कहानी जो है उसका शॉर्ट में उसको भी बताना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी होगा। जैसे कि जीवनी साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे नेक्स्ट करके, उसके बाद और भी है इसमें संस्मरण में आपको यहाँ पे 2-3 संस्मरण और पढ़ना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हंसमुख लोक कवि तितकी राय, इसके बारे में पढ़ना ही तो हम लोग देख ही लिए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। मने, ठीक है, ये जो है मने परल चावल खेड़ाक अधपूर्वा, ठीक है, ये सब पंचम महतो की जो संस्मरण है ये सब इम्पोर्टेंट है, सबको भी पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, इससे भी क्वेश्चन हम लोग आगे इससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि इससे क्वेश्चन है पंचम महतो के हैं, आवल खेड़ा चातरापुरा, ठीक है, इससे संबंध। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे के पार्ट को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर पहली बार चैनल के देख रहे हैं तो हम सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आने वाले जो JSSC CGL हैं और CGL में जो भी खोट्टा के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे 21 जनवरी से पहले। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू। मिलती है नई वीडियो में। टेक केयर।